एक बार फिर मैं रवि कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो पद परिचय चल रहा है, उस पद परिचय में हमने संज्ञा शब्द पढ़ लिए, सर्वनाम शब्द पढ़ लिए, विशेषण के जो मुख्यतः 4 भेद होते हैं वो हमने पढ़ लिए। और अब हमें विकारी शब्दों का अंतिम भेद क्रिया पढ़ना है। और क्रिया से पहले मैं विशेषण के 2 अन्य भेद होते हैं, उनकी भी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम बात करते हैं विशेषण के 2 अन्य भेदों की। तो देखिए, विशेषण के अन्य भेद, विशेषण के अन्य भेद की बात हम करें तो उसमें मैं पहला जो अन्य भेद है उसकी बात करना चाहूँगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने हुए होते हैं। देखिए, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही होते हैं, लेकिन ये इनकी भूमिका क्या होती है? विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। यानी ये किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, इसलिए उनको वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न मानकर हम उनको विशेषण मानते हैं। जैसे हम बात करें जोधपुरी कोट, इस कोट की विशेषता क्या है? जोधपुरी। ये कोट की विशेषता क्या है कि ये जोधपुर में बना हुआ है, इसलिए इसको जोधपुरी कोट कहते हैं। तो ये जोधपुरी शब्द क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होकर भी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। तो यहाँ ये विशेषता बता रहा है कोट की कि ये जोधपुरी है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन अब ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ऐसे ही देखिए, बीकानेरी पापड़, ये जो पापड़ हैं इनकी विशेषता है कि ये क्या है? बीकानेरी हैं। तो ये बीकानेरी जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा था, ये यहाँ क्या है? विशेषण है। ऐसे ही हम बात करें कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, सेब की क्या विशेषता है कि ये कश्मीरी है। ऐसे हम बात करें बनारसी साड़ी, साड़ी की क्या विशेषता है कि ये बनारसी है।
ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये होती तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन इनकी भूमिका इस समय क्या है, ये अपना रोल क्या अदा कर रहे हैं, इस समय विशेषण का रोल अदा कर रहे हैं। इस कारण इन शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है या व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से अभिषिक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका उदाहरण लें और परिचय करें तो देखिए, मुझे भारतीय भोजन प्रिय है। मुझे भारतीय भोजन प्रिय है। तो भोजन की जो विशेषता है वो क्या है कि ये भारतीय है। भोजन की विशेषता है कि वो भारतीय है, और अगर भारतीय को रेखांकित कर दे तो हमें इसका परिचय करने को कहे तो हम इसका क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण अवस्था, ये दो शब्दों में तुलना नहीं कर रहा और ना ही ये सब में श्रेष्ठ बता रहा है भारतीय भोजन को। तो व्यक्तिवाचक विशेषण और अवस्था की बात करें तो मूलावस्था, अवस्था क्या है, मूल अवस्था में आता है। केवल एक विशेष्य की विशेषता बता रहा है, इस कारण मूल अवस्था में, इसलिए मूल अवस्था। अगर ये दो की तुलना करता तो ये इसकी उत्तरावस्था होती, और सब में श्रेष्ठ बताता है ये उत्तमावस्था होती, तो मूलावस्था होगी। लिंग की बात करें तो भारतीय शब्द का लिंग है पुल्लिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का लिंग वचन निर्धारण होता है। और वचन की बात करें तो एक वचन। विशेष्य विशेषण संबंध की बात करें तो भोजन विशेष्य का विशेषण, ये हो गया। दूसरा अगर हम उदाहरण एक और लें तो देखिए, बीकानेरी भुजिया सबसे श्रेष्ठ हैं। बीकानेरी भुजिया सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम बीकानेरी शब्द को रेखांकित करें तो हमसे इसका परिचय करवाए तो बीकानेरी हमने रेखांकित किया और हमने किया व्यक्तिवाचक विशेषण। अवस्था की बात करें तो सबसे बता रहा था, इसकी उत्तमावस्था हो गई, सब में श्रेष्ठ बता रहा है उत्तमावस्था। विशेषण की अवस्था कौन सी हुई, उत्तमा। लिंग की बात करें तो हो गया पुल्लिंग, भुजिया शब्द पुल्लिंग होता है तो विशेषण भी पुल्लिंग हो गए। वचन की बात करें तो एक वचन, और विशेष्य विशेषण संबंध की बात करें तो भुजिया विशेष्य का विशेषण। तो इस प्रकार हमें इनका परिचय करना है। इस वाक्य में अगर आपके कहीं कन्फ्यूजन हो कि श्रेष्ठ क्या होगा, श्रेष्ठ अगर बीकानेरी विशेषण है तो श्रेष्ठ क्या होगा, तो श्रेष्ठ इसका इस समय विशेषण की भूमिका में न होकर प्रविशेषण की भूमिका में है। किस भूमिका में है, प्रविशेषण की भूमिका में है। एक बात आप बेसिक सीख लो कि मैंने कहा था जब कोई वर्णों का समूह स्वतंत्र हो तब तक तो वो शब्द है, लेकिन जब वो वर्णों का समूह क्या होता है, शब्द। तो वो वर्णों का समूह जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी जब शब्द वाक्य में आता है और वाक्य में जब वो आता है तो वह पद बन जाता है, और जब वो पद की भूमिका में आता है तो हम वाक्य में उसकी स्थिति देखकर, उसकी संज्ञा है कि सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, उसकी वाक्य में स्थिति देखकर हम तय करते हैं। अमूमन जो श्रेष्ठ है वो शब्द विशेषण की भूमिका में आता है, लेकिन यहाँ देखो किस स्थिति में आया है, यहाँ ये प्रविशेषण की स्थिति में आया है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए।
जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। और एक ऐसा भी शब्द है जो खुद विशेषण की भी विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। तो मैं आइए प्रविशेषण की बात करने वाला हूँ। दूसरा बात करें अपन अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो भेद था विशेषण का, उसमें एक अन्य था प्रविशेषण। तो आइए प्रविशेषण की बात करें। तो देखिए वे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषणों का भी विशेषण है प्रविशेषण, जो विशेषणों का भी विशेषण है प्रविशेषण। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, इनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रविशेषण की भूमिका में आते हैं, इसलिए उनको नाम नहीं लिख सकता उन शब्दों का, लेकिन मैं प्रयोग के आधार पर आप देखोगे तो ये बड़ी इजी हैं, बड़े सरल हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रविशेषण है। देखिए राधा बहुत सुंदर है। तो राधा बहुत सुंदर है, तो राधा बहुत सुंदर है, इसमें अगर सुंदर को रेखांकित करें तो राधा की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। राधा की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर तो हो गया विशेषण। और इस सुंदर की भी विशेषता क्या है? कि वो बहुत है। तो ये बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। सो बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण, है ना। तो ध्यान रखना, ये प्रविशेषण हो गया। यानी राधा की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर भी कितना है? बहुत है। तो ये सुंदर की विशेषता क्या है? कि बहुत है। तो ये विशेषण का भी विशेषण हो गया बहुत। तो बहुत क्या कहलाया? प्रविशेषण कहलाया। और सुंदर शब्द क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। ऐसे ही दूसरे वाक्य की बात करें तो जैसे देखिए राम अति विनम्र लड़का है। राम अति विनम्र लड़का है। तो राम नामक जो लड़का है, इस लड़के की विशेषता है कि वो विनम्र है, सरल स्वभाव का लड़का है। लेकिन विनम्र भी कितना है? अति है। तो ये अति शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। सॉरी, प्रविशेषण हो गया। और विनम्र खुद क्या है? विशेषण है। अगर हमसे अति का इस समय कोई परिचय करवाए तो हम अति का करेंगे प्रविशेषण। और प्रविशेषण में इसकी अवस्था की बात करें तो मूलावस्था। और अगर ये वाक्य ऐसा था राम श्याम से अति विनम्र है, तो इसकी अवस्था कौन सी हो जाती? राम श्याम से, यानी दो में तुलना करता, तो उसकी अवस्था कौन सी हो जाती? उत्तरावस्था। लेकिन यहाँ तुलना नहीं कर रहा है, सीधा ही वाक्य राम अति विनम्र है। तो केवल राम नामक लड़के की विशेषता बता रहा है, तो इसकी अवस्था हुई मूलावस्था। और लिंग की बात करें तो पुल्लिंग, और वचन की बात करें तो एक वचन। और विशेष्य विशेषण की बात करें तो विनम्र विशेष्य का विनम्र विशेषण का विशेषण, विनम्र विशेषण का विशेषण, या विनम्र विशेष्य का विशेषण, आप ये भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। तो विनम्र विशेष्य का विशेषण। तो ये अगर ये वाक्य ऐसे आता कि राम सबसे विनम्र है, तो विनम्र, हाँ, राम सबसे अति विनम्र है, तो राम सबसे अति विनम्र है, तो अति की अवस्था कौन सी हो जाती? उत्तमा अवस्था। और राम श्याम से अति विनम्र है, तो अति की अवस्था कौन सी हो जाती? उत्तरावस्था। और केवल आया राम अति विनम्र है, तो अवस्था हो गई मूला अवस्था। यानी जो अवस्था विशेषण की होगी वही तो फिर किसकी होगी? प्रविशेषण की होगी। तो इस प्रकार हम करते हैं विशेषण के अन्य भेदों की बातचीत। तो ये हमारे विशेषण इसी के साथ ही कंप्लीट हो गए। बचा कुचा जो हिस्सा था वो भी कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करते हैं क्रिया की। तो आइए बच्चों, हम क्रिया की बात करते हैं। क्रिया आपने
बहुत बार पढ़ी होगी क्रिया, और क्रिया का भी हमसे परिचय करवाया जाता है। तो हम क्रिया की बात करें तो देखिए, क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनको पढ़कर हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। तो हम बात करें क्रिया की, तो क्रिया की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये शब्द जिनमें काम का करना या होना, ये शब्द जिनमें काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? या क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्द बोल दो या क्रिया बोल दो, एक ही बात है। ऐसे शब्द जिनमें काम का करना या होना पाया जाता है, जिसमें हमें किसी काम के करने का आभास हो या होने का आभास हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रियाएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो देखिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार की होती है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ कर्म के आधार पर। तो अपन बात करें कर्म के आधार पर क्रिया। तो देखिए, हमसे जो परिचय करवाया जाता है बोर्ड क्लास में, वो कर्म के आधार पर करवाया जाता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो ये 2 प्रकार होते हैं, और इन 2 प्रकारों की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। पहला है सक्रमक क्रिया, और दूसरा है अक्रमक क्रिया। देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं क्रिया सिखा दूंगा आज, और आज के बाद में आप क्रिया को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। सक्रमक क्रिया की बात करें तो स का मतलब होता है साथ, और कर्म का मतलब होता है कर्म कारक, और ए का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब होता है कर्म कारक। तो सीधा सा अर्थ निकल कर आया, जिस क्रिया के साथ कर्म आए, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म आए तो वहाँ होती है सक्रमक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आए तो वहाँ होती है अक्रमक क्रिया। यानी क्रिया के साथ अगर कर्म आए तो उसे कहते हैं सक्रमक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आए तो उसे कहते हैं अक्रमक क्रिया। यानी सक्रमक में कर्म आएगा और अक्रमक में कर्म नहीं आएगा। आप परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि वे क्रिया जिनके साथ कर्म आए उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं, और वे क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं आए उन्हें अक्रमक क्रिया कहते हैं। तो जिसके साथ कर्म आएगा उस क्रिया को हम बता देंगे सक्रमक, और जिसके साथ कर्म नहीं आएगा उसको हम बता देंगे अक्रमक। तो हम बात करते हैं दोनों तरह के उदाहरणों की। जैसे देखिए, राधा चित्र बनाती है। तो राधा चित्र बनाती है, तो राधा क्या बनाती है? बोले चित्र बनाती है। एक महत्वपूर्ण पहचान के तरीके की बात करूंगा मैं। जब भी आपके सामने कोई वाक्य आए और उसमें आपको क्रिया पहचाननी हो, जब भी आपके सामने कोई वाक्य आए और उसमें क्रिया पहचाननी हो, तो उस वाक्य को क्या और किसको, क्या और किसको प्रश्नवाचक शब्दों से क्या बना जाए, क्या और किसको शब्दों से प्रश्नवाचक बनाए, है ना। जब भी आपके सामने कोई वाक्य है तो उसको क्या और किसको से प्रश्नवाचक बनाए। जो उत्तर प्राप्त होगा, जो वाक्य का उत्तर प्राप्त होगा, वही वाक्य का कर्म होगा, वही वाक्य का क्या होगा? कर्म होगा। अगर आंसर मिल रहा है क्या और किसको से, तो वह वाक्य का क्या है? कर्म है। और आंसर नहीं मिले तो ये मानकर चलना वो क्रिया क्या है? अक्रमक है। तो सीधा सा
फार्मूला है, अगर वाक्य को क्या और किसको से हम प्रश्नवाचक बनाते हैं और उसका हमें अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया होती है सक्रमक। और जब हम वाक्य को क्या और किसको से प्रश्नवाचक बनाते हैं और उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है या संतोषपरक उसका उत्तर नहीं होता है तो वह क्रिया होती है अक्रमक। ठीक है, इस प्रकार हम क्रियाओं को पहचान सकते हैं। तो मैं राधा का प्रश्नवाचक बनाऊं तो राधा क्या बनाती है, हमारा उत्तर आया चित्र बनाती है। इसका मतलब बनाती है क्रिया कौन सी हो गई, सक्रमक हो गई। ठीक है, ऐसे देखिए बंदर केला खाता है, बंदर क्या खाता है, बोले केला खाता है, तो केला इसका क्या हो गया कर्म, तो खाता है क्रिया कौन सी हो गई, सक्रमक। कौन सी क्रिया हो गई, सक्रमक क्रिया हो गई, है ना। अब हम इसका परिचय करें सक्रमक क्रिया का। तो क्रिया का जब भी परिचय करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें बताते हैं, देखिए तो क्रिया के परिचय का आधार क्या है, देखिए क्रिया के परिचय का आधार इसमें बताते हैं एक तो भेद कि वो सक्रमक है या अक्रमक। फिर इसमें बताते हैं काल कि वो वर्तमान काल की क्रिया या भूतकाल की है या भविष्यत काल की है। फिर बताते हैं इसमें लिंग, फिर में बताते हैं वचन, और फिर बताते हैं कर्ता से संबंध। कर्ता से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो इसका मतलब है देखो क्रिया तो कोई ना कोई कर्ता तो करेगा ही ना, तो कर्ता से उसका रिलेशन भी बताते हैं। तो 5 चीजें बताते हैं, भेद बताते हैं, काल बताते हैं, लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं और कर्ता से संबंध बताते हैं। और आपने पासबुकों में देखोगे तो उसमें एक वाच्य भी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वाच्य, वाच्य भी बताएंगे। कर्तृवाच्य है कि कर्म वाच्य है कि भाव वाच्य है, कौन सा वाच्य है। तो वाच्य की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, वाच्य एक ऐसा टिपिकल टॉपिक है जिसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको वाच्य की समझ पैदा होगी। केवल आज हम परिचय में क्या बताएंगे, इन 5 चीज़ों का उल्लेख करेंगे। और देखिए अगर ये 5 चीज़ें आप बताते हैं तो आपका क्रिया में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपका परिचय सही माना जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इनकी। तो हम बात करें बंदर केला खाता है, तो अगर इसका हमसे अगर परिचय करवाया जाए तो हम इसका परिचय कैसे करें। तो हमने प्रश्नवाचक बनाया पहले, तो इसको बंदर क्या खाता है, तो हमारा उत्तर आया केला खाता है। बंदर किसको खाता है, केले को खाता है, कैसे ही कर लो। तो केला इसका उत्तर आ रहा है, केला इसका क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है। तो इस स्थिति में हम खाता है क्रिया को क्या मानेंगे, सक्रमक मानेंगे। और हमसे अगर इसका परिचय करवाया जाए, खाता है क्रिया का क्या करिए, परिचय कीजिए, तो हम इसको बताएंगे सक्रमक क्रिया। काल की बात करें तो वर्तमान काल, और लिंग की बात करें तो पुल्लिंग। खाती है नहीं है, खाता है, तो इसलिए लिंग कौन सा हुआ, खाता है, तो पुल्लिंग। वचन की बात करें तो एक वचन। और कर्ता से रिलेशन बताएं तो एक क्रिया कौन से कर्ता की है, बंदर कर्ता की क्रिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सक्रमक क्रिया। दूसरा अगर एक एग्जांपल और ले अपन, राम कार चलाता है, अगर ये वाक्य लें तो राम क्या चलाता है, बोले कार चलाता है, तो कार क्या हुआ, इसका कर्म हुआ। तो चलाता है क्रिया का हम परिचय देंगे तो क्या देंगे देखिए हम देंगे सक्रमक क्रिया। काल की बात करें तो वर्तमान काल। लिंग की बात करें तो पुल्लिंग। वचन की बात करें तो एक वचन। और कौन से कर्ता की क्रिया है, बोले राम कर्ता की क्रिया। तो ये हमने कर्ता से भी रिलेशन बता दिया। देखो क्रिया का कर्ता से रिलेशन बनाना पड़ता है, सॉरी बताना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्रिया होगी तो कोई ना कोई कर्ता तो अवश्य करेगा, बिना कर्ता के तो क्रिया होगी नहीं। अब हम बात करें अक्रमक क्रिया की। दूसरा बिंदु हमारा है अक्रमक क्रिया। तो अक्रमक क्रिया में कर्म नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, क्या नहीं होगा,
कर्म नहीं होगा, है ना, इसमें कर्म नहीं होगा, बिना कर्म के होगी, इसमें केवल कर्ता और क्रिया ही होगी। देखिए अगर हम बनाए राधा गाती है, तो इसमें राधा गाती है। एक सेकंड, बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा मैं रोकता हूँ इसको। तो देखिए राधा गाती है, तो राधा गाती है, इसमें देखिए राधा गाती है, तो राधा क्या गाती है, राधा किसको गाती है, तो इसमें कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है, केवल क्या है, देखिए क्रिया है और कर्ता है, ये स्थिति है, इसमें केवल कर्ता और क्रिया है। राधा गाती है, राधा गाती है, तो राधा गाने की क्रिया कौन कर रही है, राधा, तो राधा तो हो गई कर्ता, और गाती है क्या हो गई, क्रिया, तो इसमें कर्म है क्या, नहीं है, तो इस कारण गाती है क्रिया क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। और गाती है का हम अगर परिचय करें तो हमारी होगा अक्रमक क्रिया वर्तमान काल एक वचन स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग गाती है ना, तो स्त्रीलिंग है ना, और राधा कर्ता की क्रिया, है ना। ऐसे ही देखिए अपन दूसरा वाक्य बनाए, श्याम दौड़ता है, तो इसमें देखिए आपको कर्म दिखाई दिया क्या, नहीं, श्याम तो दौड़ने की क्रिया कर रहा था, श्याम तो हो गया कर्ता, और दौड़ना हो गई क्रिया, तो इसमें कर्म नहीं है। तो अगर इसका हम प्रश्नवाचक बनाए तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। श्याम क्या दौड़ता है, श्याम किसको दौड़ता है, क्या इसके जवाब हो सकते हैं, श्याम क्या दौड़ता है, कोई जवाब नहीं है। श्याम किसको दौड़ता है, कोई जवाब नहीं है। तो दौड़ता है क्रिया क्या हो गई, अक्रमक हो गई, तो हम दौड़ता का भी इसी प्रकार परिचय देंगे, है तो फिर वर्तमान कालिक क्रिया है, तो हम उसी प्रकार इसका परिचय देंगे। ऐसे ही हम तीसरा वाक्य लें, देखिए चिड़िया उड़ती है, अब इसमें भी देखिए उड़ती केवल ये क्रिया है और चिड़िया करता है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो उड़ती है क्रिया कौन सी होगी, अक्रमक क्रिया होगी। तो ऐसे ही हम उड़ती का भी परिचय करें तो देखिए अक्रमक क्रिया काल की बात करें तो वर्तमान, वचन की बात करें तो एक वचन, लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग, और विशेष से विशेषण कर्ता से संबंध बताएं तो चिड़िया कर्ता की क्रिया। तो इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए एक कन्फ्यूजन वाला वाक्य मैं देता हूं, जो आपको कई बार बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अब देखिए पेड़ से क्या गिरा, तो आपका उत्तर आया पत्ता, तो आप सोचोगे कि क्या का उत्तर आ गया, तो पेड़ से क्या गिरा, बोले पत्ता गिरा, अरे वाह, पत्ता तो उत्तर आ गया, तो पत्ता उत्तर आ गया, तो इसको मतलब पत्ता क्या है, कर्म है। लेकिन नहीं भाई साहब, पत्ता कर्म नहीं है, ध्यान से वाक्य को देखिए, आपका गलत हो जाएगा, इसमें कर्म नहीं है। तो पेड़ से, तो देखिए पेड़ से तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण साधन के रूप में, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, देखिए पेड़ से पत्ता, तो यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो पेड़ कौन सा हो गया, जिसके आगे विभक्ति चिन्ह लगा हो उसमें कौन सा कारक मानेंगे, जो उसके आगे चिन्ह लगा उसके अनुसार, तो पेड़ में कौन सा मानेंगे, अपादान कारक, तो पेड़ तो हो गया अपादान कारक। और पत्ता गिरा, गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है, तो पत्ता हो गया कर्ता कारक। गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है, तो पत्ता क्या हो गया, कर्ता कारक, और गिरा क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो क्या भैया इसमें कर्म है, नहीं है, पत्ता तो खुद करता है, और पेड़ अपादान कारक है। मैंने कहा कि कारकों में केवल हमें क्या चाहिए, कर्म, कर्म के आधार पर, तो हमें तो कर्म कारक चाहिए। अब इसके अलावा चाहे अपादान आ जाए, चाहे अधिकरण आ जाए, चाहे संप्रदान आ जाए, चाहे कर्ता आ जाए, कोई भी कारक आ जाए, चाहे करण आ जाए, हमें तो कर्म चाहिए।
कर्म होगा तो हम उसको सकर्मक बता देंगे, कर्म नहीं होगा तो हम उसको अकर्मक बता देंगे। अब इसमें अपादान कारक तो है और कर्ता कारक भी है, लेकिन इसमें कर्म कारक नहीं है, तो हम इसको अकर्मक क्रिया बताएंगे। तो आप कहीं क्या के चक्कर में प्रश्न गलत कर लो, तो ये काफ़ी बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो वाक्य को भी ध्यान से देखना चाहिए। तो गिरा क्रिया कौन सी हो गई हमारी, इसका परिचय अपन करें तो गिरा क्रिया हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। और काल की बात करें तो भूतकाल, और लिंग की बात करें तो पुल्लिंग, और वचन की बात करें तो एक वचन, और कर्ता से संबंध बताएं तो पत्ता कर्ता की क्रिया। तो इस प्रकार बच्चों हम काफ़ी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एक वाक्य और लेता हूँ, अंतिम वाक्य है, उसके बाद में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जैसे देखिए चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो आकाश में तो अधिकरण कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर ऊपर नीचे संबंध का के की, तो अधिकरण में पर तो आकाश में, तो आकाश तो हो गया अधिकरण कारक, और चिड़िया उड़ने की खुद क्रिया कर रही है तो ये हो गई कर्ता है, और उड़ती हो गई क्रिया। तो अब आप बताओ मुझे इसमें कर्म क्या नहीं है, तो उड़ती क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। आप इसका परिचय खुद कर सकते हैं, अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार अन्य कारक आने से हमें कोई लाभ नहीं है, हमें तो कर्म चाहिए। तो यहाँ तो आकाश तो अपादान कारक है और चिड़िया कर्ता कारक है, तो हम यहाँ मानेंगे, देखिए कर्ता कारक तो आएगा ही, उसमें कहना ही क्या है, लेकिन इसमें अपादान कारक अधिकरण कारक आ गया, तो अधिकरण कारक के कारण हम इसमें सकर्मक नहीं मान सकते, इस क्रिया को हम मानेंगे इसको अकर्मक। तो इसी के साथ मैं अपने आज की क्रिया टॉपिक के साथ इस बिंदु को समाप्त करता हूँ। इसी के साथ हमारे विकारी शब्द पूरे होते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है। कुछ क्रियाएं होती हैं जो अकर्मक होती हैं, देखो उनको सकर्मक भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे इतना टिपिकल आता नहीं। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्रमक क्रियाएं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जो अक्रमक होती हैं लगभग। देखो उनको बनाने वाले सकर्मक भी बना सकते हैं, लेकिन अपने इतना डीप से नहीं बनाते हैं, लगभग वो अक्रमक की स्थिति में ही हमारे बोर्ड क्लास में आती हैं। उनकी भी मैं यहाँ चर्चा कर लूँ ताकि आपके लिए सरल हो। जैसे उड़ना एक